यस मैम। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और civics, and the name of the chapter is what is democracy and why democracy. So इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और उसके जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं होती हैं या जो फीचर्स होते हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो है वर्ल्ड में जितने भी एग्जांपल्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उनको देखते हुए। तो इसमें वैसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम उस पर फोकस ना करते हुए जो हमारा मेन जो है जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे हम कवर करेंगे। लाइक पहला है आपका वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके आगे चलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है आप बहुत टाइम से जो है ये पढ़ते आ रहे हैं, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट पढ़ते आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ते आ रहे हैं। आपने सबने ये वर्ड सुना ही होगा, क्योंकि हमारे जो खुद हमारा जो देश है भारत, ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यहाँ पे सरकार है पूरे विश्व में। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और आप जानते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत तो इसमें पता होगा ही। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? कुछ आपको इसके बारे में पता है? किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको सिंपल सी बात समझ में, आपके देश में क्या होता है, आपके देश में किस तरह की गवर्नमेंट है, कैसे जो है हमारे लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सार्थक है, आर्यन है, बताइए, कुछ तो पता होगा लोकतंत्र के बारे में, आपको डेमोक्रेसी के बारे में। और देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा भी हुआ है, ये देखिए आप, आपके सामने खुद लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। हाँ, तो आप तुरंत बोला करिए, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो नेता होते हैं, वो लोग जो लोगों को गवर्न करते हैं, पूरा कामकाज करते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? खुद लोगों द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसमें जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जो हमारी गवर्नमेंट है जो पूरे हमारे देश को चलाती है, उसको चुनता कौन है? उसको कौन चुनता है, आप बता सकते हैं? ये जो आपके देश में आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उसको किसने चुना है? हमने अपने लीडर, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्हें किसने सेलेक्ट किया, बता सकते हैं? मैम हम लोगों ने। हम लोगों ने, वेरी गुड। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी हमारे लीडर्स है, जो हमें रूल कर रहे हैं, हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पूरे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ, ये सब कुछ जो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं, इन लोगों को हम ही ने चुना है। ठीक है ना। और आप सब प्रोसेस जानते हो कि जब भी कहीं चुनाव आता है, ये मतलब कि जो हम इनको चुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्शंस। ठीक है, तो जो इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो उसके थ्रू जो है हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और आपको सब प्रोसेस पता है कि जब भी किसी स्टेट में या हमारे इंडिया में चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो क्या होता है कि जो भी लोग हैं वो वोटर्स को, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जो है बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ताकि जो पब्लिक है वो जो है उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो और हम उनको वोट दें, ताकि वो जो है मतलब चुनाव जीत जाए और फिर वो अपनी गवर्नमेंट जो है बनाए। ठीक है, तो ये सब आप जानते हो। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र है या जो डेमोक्रेसी है, वहां पे सबसे अहम जो रोल मिला हुआ है वो किसके, जो सबसे पावरफुल है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें सबसे पावरफुल कौन होता है? वहां के लोग पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो अपना लीडर वो खुद चुनते हैं, अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 300-400 साल पहले, जब हमारे देश में, या 500 ईयर्स बैक, जब हमारे देश में किंग का रूल हुआ करता था, या फिर कोई भी ऐसी देश जहाँ पे राजा का रूल हुआ करता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, वहां का जो लीडर होता है वो किंग होता है, और उसको लोग नहीं चुनते हैं, वो खुद जो है हेरिडिटरी फॉर्म में चुना जाता है। मतलब जो उसका बेटा, जो उसका फादर है वो राजा होगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो मतलब इस तरह से होता है। और सारी की सारी पावर एक आदमी में जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो भी लीडर्स चुने जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं,
और अगर पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक जिसे चाहेगी उसे अपना लीडर बनाएगी, और जिसे नहीं चाहेगी उसे अगले इलेक्शन में वो हटा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी में अगर कोई है तो वो है वहां के, उस देश के लोग। सो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स मतलब जो पब्लिक को रूल करते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको वहां की जो नागरिक है वही चुनकर भेजती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है डेफिनेशन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है आपका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें पहला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि जहाँ पे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट तो है, बट वहां पे जो डेमोक्रेसी है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको प्रॉपरली वहां पे फॉलो नहीं किया जाता है, तो जिसकी वजह से वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हुए भी वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, नाम के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पर इलेक्शंस भी हुए, बट एक्चुअली वो इलेक्शंस भी गलत तरीके से करवा दिए जाते हैं, और जो रूलर्स जो बनते हैं, चुनकर आते हैं, वो लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो एक्चुअली वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी वहां पे जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जितने भी ये आपके फीचर्स बताए जा रहे हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है इसमें, और उसमें एग्जांपल्स के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे फर्स्ट फीचर है वो है आपका मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखो, इसमें पहला कहा गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेता है, उन लोगों द्वारा लिया जाता है जिन्हें पब्लिक चुनकर भेजती है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो ये जो लोग हैं हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सही चीज जा रही है, क्योंकि उन्हें हमने चुनकर भेजा है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सही है, जिनको हम चुनकर भेज रहे हैं वही हमारे लिए फैसले ले रहे हैं, वही हमारे लिए अहम डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हमारे लिए ही वेलफेयर के लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जो भी अहम डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, दे आर नॉट टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, बट दे आर टेकन बाय सम अदर इंडिविजुअल्स और पीपल। अब देखते हैं ऐसा कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. ठीक है, तो अब देखो एक हमारे ही पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पे 1999 की ये बात है जब यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था। ठीक है ना, मिलिट्री कूप मतलब क्या होता है, जब आर्मी क्या करती है, सिविल गवर्नमेंट को हटा देती है ना। मतलब आर्मी जो है उसने जो है गलत तरीके से मतलब अपना बल प्रयोग करके वो जो सरकार पब्लिक द्वारा चुनी गई होती है उसको वो क्या करते हैं, हटा के फेंक देते हैं। तो ऐसा ही हुआ जो है आपका पाकिस्तान में, वहां पे जो वहां पे उस समय के नवाज शरीफ जो थे वहां के प्रधानमंत्री थे, और रातों रात क्या हुआ कि आर्मी ने उनकी मतलब रातों रात उनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होगी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये जो नवाज शरीफ थे जो पीपल के द्वारा इलेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनको उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप के द्वारा उनको हटा दिया। मतलब आर्मी पूरी आई और आर्मी ने क्या किया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया और उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से समहाउ ही एस्केप्ड एंड वो इंडिया के बाहर चले गए। ठीक है, ये 1999 की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में काम किया है। जो जिन लोगों को सरकार ने पब्लिक ने चुनकर भेजा उसको आर्मी ने क्या किया, उनको डरा के भगा दिया। देन उन्होंने क्या किया, जो भी लोग चुने गए थे पब्लिक द्वारा, वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और वो खुद वहां के क्या बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव। और उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया, सेल्फ प्रोक्लेम, मतलब अपना खुद का नाम दे दिया अपने आप को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, उन्होंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। देन लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और बाद में पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से आए, उसके बाद उन्होंने अपना जो है डेजिग्नेशन चेंज करके, पदभार चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। मतलब वो बिना चुने पब्लिक के वोटिंग के अपने मनमानी तरीके से वो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गया पाकिस्तान के। ठीक है, फिर उन्होंने 2002 में मतलब 2-3 साल अपना ऐसे रूल किया। फिर 2002 में उन्होंने पाकिस्तान में रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम मतलब एक तरह की इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। ठीक है, और अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन, मतलब अपने भाई अब जब आर्मी पूरे देश में लगी हुई है तो पब्लिक तो डर के मारे वोटिंग करेगी, तो एक तरह का रेफरेंडम हुआ जिसमें हर पब्लिक वोट नहीं करती, कुछ को सिलेक्टेड वोट करवाया जाता है। तो रेफरेंडम हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो है अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक मेरे से खुश है और मैं 5 साल और रूल करूंगा। ठीक है,
Pakistani media, human rights commission, and democracy activists said that the referendum was based on, मतलब पाकिस्तान में जो भी मीडिया थी, है ना, मीडिया तो जानते हो ना, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविजन जो भी है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो थे, जो मानवाधिकार आयोग था, देन जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोग काम करते थे, डेमोक्रेसी के फेवर में थे, उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने गलत तरीके से जो है रेफरेंडम कराया है, ठीक है, माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। माल प्रैक्टिसेस मतलब कि जो भी चुनाव उन्होंने कराया था उसमें गलती थी और उन्हें गलत तरीके से वोटिंग करवाई अपने फेवर में, ठीक है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अब उन्होंने क्या किया, 2002 में अपने मनमर्जी तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, क्योंकि राष्ट्रपति थे वो, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क पास किया और कहा कि वो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी पाकिस्तान के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बदल दिया। जबकि आप सोच लीजिए कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं होता है, इसमें एक आदमी की नहीं चलती। जैसे इंडिया में अगर आपको संविधान बदलना है तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, इवन स्टेट्स के जो लीडर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि संविधान हमारा बेसिक जो है, हमारा होती है और बेस प्रोवाइड करता है, उसको बदलना जो है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इसमें जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने बहुत ही आसानी से पूरे पाकिस्तान का जो संविधान था उसको बदल दिया और उसमें वो चीजें लागू कर दी जो उनके फेवर में थी, ठीक है, ताकि उन्हें फिर डिसमिस करने वाला कोई ना हो। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। देखो, अब उन्होंने संविधान बदला और उसमें एक प्रोविजन डाल दिया अपने मनमानी तरीके से। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति है उसको एक पावर दे दी कि वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर सकता है। मतलब कि जो भी, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा और ये आपके ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो स्टेट लेवल पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी होंगी, सेंट्रल लेवल पे होगा और स्टेट लेवल पे होगा, प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। तो उसने अपने आप को पावर दे दी प्रेसिडेंट को कि वो किसी को भी हटा सकता है, मतलब पूरी असेंबली को भंग कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना। तो उसने मतलब संविधान को अपने मनमानी तरीके से बदला और उसमें अपने फेवर के लिए उसने चीजें उसमें इंक्लूड कर दी, ठीक है। अब उसके पास पावर आ गई कि वो पूरी असेंबली को ही भंग कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। अब जो उसमें जो वहां का कैबिनेट था, मतलब उसने पूरे नेताओं को नहीं हटाया था, जो उसमें ऑलरेडी वहां के जो लीडर्स होंगे जो थोड़े बहुत बच गए थे, जो काम कर रहे थे, उस पर भी उसने अपने आर्मी ऑफिसर्स को लगा दिया कि उनको मतलब देखो कि वो कुछ अपनी मनमानी ना करे। मतलब उसने हर चीज पाकिस्तान में अपनी कंट्रोल कर ली है, चाहे वो आर्मी थी, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, सो पाकिस्तान हैज हेड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। तो अब आपको बात समझ में आई कि उसके बाद क्या होगा कि उसने जो है दिखाने के लिए इलेक्शन भी करवाए, उसने संविधान को बदल दिया, पूरी पावर अपने पास ले ली, उसने डिसमिस करने की पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है, कि बुरा वक्त आएगा तो मैं सबको हटा दूंगा। उसके बाद उसने क्या किया, दिखाने के लिए उसने इलेक्शंस भी करवाए, नेशनल लेवल पे भी इलेक्शन करवाया और प्रोविंशियल लेवल पे भी उसने इलेक्शंस करवाए, ठीक है, और उसमें से लोग चुने भी गए। बट जब डिसीजन लेने की बारी आती थी, जब कानून बनाने की बारी आती थी, फैसले लेने की बारी आती थी, तो उसकी पावर लोगों के, जो चुने गए लोग थे उनके पास नहीं थी। उसकी पावर किसके पास थी, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास और उसके जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है। तो अब आपने ये पूरी स्टोरी सुन ली, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में रियल सेंस में डेमोक्रेसी थी? इलेक्शंस भी करवाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे रियल सेंस में डेमोक्रेसी है? बताइए। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? नो मैम। नो मैम। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आवाज आ रही है। नहीं तो आपने नो मैम जो कहा वो किस लिए कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है ना? यस मैम, ठीक नहीं है। है। तो आपने, हाँ, तो वहां पे आपने देख लिया कि मतलब किस तरह से मिलिट्री ने पूरा गवर्नमेंट को जो है अपने कब्जे में कर लिया, उसे अपने उसमें मतलब अपने डोमिनेट कर दिया, उसको पूरा कानून देश का चेंज कर दिया। और जो लोग लोगों द्वारा चुने गए उनको सिर्फ दिखाने के लिए लीडर बनाया गया, लेकिन असली पावर, डिसीजन लेने की पावर किसके हाथ में थी? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी, ना कि उन लोगों के हाथ में जिनको पब्लिक ने चुनकर भेजा है। तो अगर ऐसा तो इस केस में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी।
Now clearly there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called as a democracy. क्यों नहीं कहा जा सकता, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो लोग उनके द्वारा चुने गए थे पब्लिक द्वारा, क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी, तो आप ये लिखेंगे कि पाकिस्तान में जो भी लोग चुने गए थे, ठीक है ना, उनके पास रियल पावर नहीं थी डिसीजन लेने की। डिसीजन लेने की पावर किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. ठीक है, जो इलेक्ट होकर आए थे उनके पास पावर ही नहीं थी डिसीजन लेने की, और जो इलेक्ट नहीं हुए थे आर्मी ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ, उनके पास पावर थी। In the previous chapter we read about the role of USSR in communist Poland and that of US in contemporary Iraq. Here the real power was with some extent. उसी तरह से दो और एग्जांपल आपके पास है, एक आपका इराक में है जहां पे यूएस आर्मी डिप्लॉय है, और वहां पे इराक में गवर्नमेंट तो थी बट वहां का डिसीजन कौन लेता था? यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, उसी तरह से यूएसएसआर जो था, पुराना यूएसएसआर, इसको खैर छोड़ो, एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट फीचर आपको समझ में आ गया होगा कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये सबसे बड़ी जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जो भी पब्लिक द्वारा चुने गए लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, ना कि किसी और के पास। अगर किसी और के पास है इट मींस कि वहां पे रियल डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ शो ऑफ के लिए डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब सेकंड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है होती है वहां पे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी है बट वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री नहीं है और फेयर नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होते हैं, प्रॉपर सिस्टम फॉलो होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाता है। अगर कोई भी नेता या कोई भी लीडर इसमें गड़बड़ी करता है तो इलेक्शन कमीशन होता है हमारा, जो उसको पूरा मतलब उसको बैन कर सकता है या उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी में जो है बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन सा देश है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना का। ठीक है, इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Kuango Renmin Daibyo Dao, क्या नाम मतलब ले दे, किसका नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, तो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और यहाँ पे हर आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इलेक्शन ऑफ लीडर्स इन नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, वहां पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। तो यहाँ पे लीडर्स को चुनने के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, बट क्या वो इलेक्शन सही तरीके से होते हैं या नहीं होते, हम वो देखते हैं। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो पहले क्या होता है कि चुनाव होते हैं चाइना में, उसके बाद वहां पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जितनी भी सीटें होती हैं उसमें मेंबर्स चुने जाते हैं, और उसके बाद उन मेंबर्स में से एक को वो राष्ट्रपति बनाते हैं। तो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना के राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है। देन इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स। सोचो कि इसमें 3000 मेंबर्स हैं जो पूरे चाइना में से इलेक्ट होकर आते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। अब उसमें से कुछ मेंबर्स आर्मी भी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स टू बी अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इसकी गलत बात क्या है कि जब भी किसी को मान लो चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, चुनाव लड़ना है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए, तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये बात तो गलत है कि एक सिंगल पार्टी वहां पे है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो पूरे चाइना को जो है डोमिनेट करती है। अब हमारे इंडिया में देखिए आप, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भाजपा है, हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी है,
हमारे इंडिया में जो है और भी बहुत सारी अदर पार्टीज हैं, और हम उसमें से चाहे जिसको भी इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, बट चाइना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और जो छोटी अदर पार्टीज हैं वो जो है इस पार्टी के सामने नहीं खड़े हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कैंडिडेट को खड़ा होना है चुनाव में, उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पहले अप्रूवल चाहिए होता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3। तो मतलब अगर आपको चाइना में चुनाव लड़ना है तो आप कोई और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या इसकी जो 8 जो इससे जुड़ी हुई पार्टियां हैं उसी से आपको चुनाव लड़ना है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमेशा जाहिर सी बात है, जब एक ही पार्टी है तो गवर्नमेंट भी जो है सिर्फ एक ही पार्टी की बनती है। तो ये तो कहीं से भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको नजर नहीं आ रहे, ऑल्दो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तब भी मैं एक तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो है इलेक्शंस होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी फ्री एंड फेयर। तो आपने देखा कि जो चाइना है वहां पे किस तरह से आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस हो रहे हैं, और लेकिन मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। बट आप देखिए तो जब से चाइना को फ्रीडम मिली तब से एक ही पार्टी का जो एक ही पार्टी वहां पे चुनाव जीतती आ रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इससे पता चलता है कि वहां पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, ठीक है। हर डिफरेंट पार्टीज को भी वहां पे ग्रो करने का मौका देना, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वहां पे और भी पार्टीज फॉर्म हो सकें, वो भी चुनाव में आ सकें। नहीं तो ऐसे तो लोगों के पास चॉइस है ही नहीं, उनके पास तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर उनको नहीं दिया तो फिर वो जो है मतलब कोई और पार्टी के पास आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, ले दे के आपको उसी पार्टी को वोट करना है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी इसकी मनमानी करती है, इसका मतलब भाई एक पार्टी को पता है कि हमें ही जीतना है तो वो तो अपनी मनमानी करेगी, है ना। तो इस ये अगर ऐसा मान लो इंडिया में भी ऐसा ही हो कि एक पार्टी है, सिर्फ मान लो बीजेपी है या सिर्फ कांग्रेस है, तो उनको मालूम है कि हमारे सिवा तो हमारे इंडिया में कोई पार्टी है ही नहीं, तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो उस केस में डेमोक्रेसी जो है सही तरीके से नहीं चल पाएगी। इसलिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है चाइना की बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग गवर्नमेंट है। वो अपने नागरिकों के साथ भी बहुत डोमिनेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, उनको दबाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि हम सबसे पावरफुल हैं और हमारे आगे कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया कि इलेक्शंस होने के बावजूद वहां पे रियल मायने में इलेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ना पब्लिक के पास पार्टी के लिए चॉइस है, मल्टी पार्टी है ही नहीं वहां पर, एक ही पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं मैक्सिको का। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है राष्ट्रपति पद के लिए, 1930 से ही। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। लेकिन और यहाँ पे जो है कभी भी देश जो है किसी आर्मी के रूल में नहीं आया, बट अंटिल 2000 एवरीथिंग चेंज्ड, ठीक है। every election was but until 2000 every election was won by a party called PRI, ठीक है। अब मैक्सिको जो है आपका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए के जस्ट नीचे है। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जब से यहाँ पे चुनाव शुरू हुए 1930 से 1930 में जब इसको फ्रीडम मिली, तब से यहाँ पे चुनाव जो हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से चुनाव होते हैं, हर 6 साल बाद होते हैं। लेकिन तब से लेके ईयर 2000 तक, सोचो 70 ईयर्स तक, वहां पे ओनली एक सिंगल पार्टी है, इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI। वही पूरे चुनाव जीतते आई। आप सोचिए 70 ईयर्स तक कैसे एक पार्टी सिर्फ चुनाव जीतते आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे चुनाव में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। अभी लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं, अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन, ठीक है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ती तो हैं, लेकिन आज तक वो चुनाव जीत नहीं पाई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसका मतलब PRI जो पार्टी है वो कुछ अनफेयर तरीके इस्तेमाल कर रही है। कैसे तरीके? देखो, द PRI वाज नोन टू बी यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स, ठीक है। आप यहाँ दे सकते हो, द PRI वाज, जो PRI पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो मैक्सिको की है, वो बहुत ही गलत तरीके इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने के लिए, डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस, ठीक है। जैसे ऑल दोज who were employed in government offices had to attend its party meetings, ठीक है। मतलब वो फोर्स करती है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके देश के, मैक्सिको के, वो इस पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उसमें आए, जबकि एक तो कहीं का कानून नहीं है कि जो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो क्यों इस पार्टी की मीटिंग अटेंड करें, लेकिन इनको फोर्स किया जाता है कि वो इस पार्टी की जो गवर्नमेंट मीटिंग्स है उसको अटेंड करें। देन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। देन जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको फोर्स करती है ये पार्टी कि वो मतलब उनके जो उसके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको, उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाए कि वो इसी पार्टी को चुनाव में वोट करें,
तो मतलब हर तरह से प्रेशराइज किया जाता है पेरेंट्स को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी, कि वो इसी पार्टी को वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया ने भी खास जो है कुछ किया नहीं, मीडिया ने भी इनकी एक्टिविटीज को इग्नोर किया। समटाइम्स द पोलिंग booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. और लास्ट टाइम पे क्या होता है कि कभी भी पोलिंग जो बूथ्स होते हैं जहाँ पे वोटिंग की जाती है उसके साथ उन्होंने काफी ज्यादा छेड़छाड़ की है, कि मतलब कभी उसको शिफ्ट कर देना, कभी जो आपके बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनको गायब कर देना, ताकि मतलब जो है लोग, पब्लिक जो है वो वोट ना कर पाए। द PRI सेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उल्टा ये लोग पैसों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब पब्लिक को पैसे देना और कैंपेनिंग में भी बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करना। तो ये सब जो है आप देख सकते हो कि PRI पार्टी जो है वो मैक्सिको में 70 ईयर्स इलेक्शन जीत रही है, बट जो उसका तरीका है वो फेयर नहीं है, ठीक है ना। फेयर मतलब कि उन्होंने सही तरीके इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने रॉन्ग टैक्टिक्स यूज किए, रॉन्ग ट्रिक्स यूज किए जो है इलेक्शन जीतने के लिए। तो आप जो ये हेडिंग है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें आप दोनों एग्जांपल आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिया, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। दोनों ही कंट्री में क्या है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं बट वो फेयर भी नहीं है और फ्री भी नहीं है, ठीक है। जैसे चाइना में कौन सा केस लागू होगा, फ्री इलेक्शंस का। यहाँ पे फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है, एक ही पार्टी डोमिनेट करती है, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पब्लिक के पास कोई चॉइस नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू कास्ट देयर वोट टू सम अदर पार्टी। तो यहाँ पे फ्री इलेक्शंस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन नहीं है। और मैक्सिको की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फेयर नहीं है, फेयर मतलब चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं, फिर सही तरीके से नहीं होता है, गलत जो है टैक्टिक्स और ट्रिक्स यूज की जाती है, डर्टी जो है पब्लिक को डराया धमकाया जाता है, प्रेशर में लाया जाता है, पैसों का इस्तेमाल किया जाता है और मसल पावर यूज की जाती है। तो मतलब गलत तरीके से जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो इन दोनों ही जगह आप देख सकते हो कि जो इलेक्शंस है चाइना में और जो आपका मैक्सिको है, यहाँ पे फ्री एंड फेयर नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप ये अगर चीज किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो अगर, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑल्दो तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो आप देख सकते हो वहां पे इलेक्शंस का ऐसा बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और जो भी सरकार इस वक्त है अगले इलेक्शंस में उसके पूरे चांसेस हो कि वो चुनाव हार जाए, तो तभी रियल मायने में डेमोक्रेसी है, ठीक है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि हम तो हमेशा के लिए जो है यहाँ पे बैठे हुए, हमारी सरकार हमेशा रहेगी, किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसे हमेशा ये डर रहना चाहिए कि अगले, अगर हमने सही से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में क्या होगा, पब्लिक हमें चेंज कर देगी थ्रू इलेक्शंस, तभी रियल मायने में डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो ये दो फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स बाय द पीपल, एंड सेकंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेमोक्रेसी में, अगर ये नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, ये मैं एक खत्म कर देती हूँ, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है। डेमोक्रेसी की थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, विशेषता, वो ये है कि एक व्यक्ति जो होता है उसके पास एक ही वोट डालने का अधिकार हो, और हर एक वोट का एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिच आदमी है तो उसकी वोट की ज्यादा वैल्यू हो, या फिर एक पुअर आदमी तो उसकी वोट की कम वैल्यू हो, या फिर रिच, या फिर मतलब किसी भी रिलीजन या रीजन, किसी भी अकॉर्डिंग किसी के भी वेटेज नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाना चाहिए। सबकी जो सबका जो वोटिंग होता है, जो वोट्स होते हैं, उसका एक जो है इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। तो सबके वोट की, हर आदमी सिर्फ एक ही वोट करे, और उसकी एक वोट की एक ही, सभी की जो है सब जितने भी वोट्स हैं उनकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के वोट्स की जो वैल्यू है कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी रियल मायने में डेमोक्रेसी मानी जाएगी। लेकिन कुछ हमारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे यहाँ जहाँ पे ये चीजें नहीं फॉलो की जाती हैं। देखो जैसे हमारे देश में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब कि पूरे मतलब अगर कंट्री, तो पूरे विश्व, पूरे कंट्री में जितने भी एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो सबको एक जैसा वोटिंग का राइट दिया गया है। उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट वो 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए। बट कुछ ऐसे देश हैं हमारे जहाँ पे ये चीजें नहीं फॉलो की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया,
इन सऊदी अरेबिया women do not have the right to vote, ठीक है। सऊदी अरेबिया में क्या है कि सिर्फ जो पुरुष होते हैं, जो आदमी हैं, वही वोटिंग कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देन एस्टोनिया जो है has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। मतलब एस्टोनिया एक ऐसा देश है जो कि आपका जो रशिया है, फॉर्मर यूएसएसआर, उससे अलग हुआ है, और इसमें जो है रशिया को बिलोंग करने वाले भी यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, लेकिन वो कम संख्या में। तो एस्टोनिया की जो है इस तरह का उन्होंने यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट कर रखा है कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोटिंग करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और मतलब उन्हें मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिटीजनशिप राइट्स बना रखे हैं कि रशियन जो माइनॉरिटी है अगर वो वोट करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो लोग कई बार तो वोट भी नहीं करते हैं। तो ये जो है सिचुएशन एस्टोनिया ने क्रिएट की ताकि वहां के जो लोग हैं सिर्फ वही वोट कर पाए। देन थर्ड कंट्री है, इसका मतलब क्या है कि एस्टोनिया में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। देन थर्ड कंट्री आपकी फिजी, ये एक आइलैंड है, और यहाँ पे क्या है, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian जो फिजी का सिटीजन है। मतलब फिजी जो है एक आइलैंड है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में भारतीय हैं जिनको जो है एक एज ए स्लेव या एज ए लेबर बना के लेके गए थे। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनको एज ए लेबर वहाँ के जो शुगर केन है या रबर है, टी है, प्लांटेशन में काम करवाने के लिए ये आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, तो वहाँ इसको इंडियंस को लेके गए थे। अब इंडियंस अच्छी खासी मात्रा वहां पर उनकी हो गई है, बट तब भी उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वोटिंग तो अधिकार देती है इंडियंस को, लेकिन जो वहाँ के खुद के जो फिजी के लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको ज्यादा अधिकार है एज कम्पेयर टू इंडियन जो फिजियन है। इंडिया के जो नागरिक वहाँ बसे हुए हैं, मतलब कि जो वहाँ इंडिया से जो माइग्रेट होकर गए थे, उनको कम अधिकार है एज कम्पेयर टू वहाँ के जो मूल निवासियों के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीन देश हैं यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे वोटिंग का जो राइट है ना, तो उसका जो वेटेज है वो डिफरेंट है। मतलब आप देखिए सऊदी अरेबिया में तो जो महिलाएं हैं उनको वोट करने का अधिकार दिया ही नहीं गया हुआ है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो हर नागरिक को एक ही बार वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और उस वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीन चीजें मैंने आपको आज स्पिन की डेमोक्रेसी की, जिसमें पहला मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ आपको। मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स फर्स्ट फीचर है। देन दूसरा फीचर क्या था इसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्टोरल कंपटीशन, एंड थर्ड वाज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। अब जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न करके आप उसको रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक्स में जो है इसके नोट्स बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, नहीं कि आप बहुत पूरा उठा उठा के जो है लाइंस कॉपी कर रहे हैं। एंड देन ज्योग्राफी का एक चैप्टर ऑलरेडी आपका हो चुका है, इसको भी आप अपनी जितना मैं करवा रही हूँ उसको नोट्स बनाएंगे आप लोग, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको जरा एक बार अटेंडेंस देख लूँ कितने बच्चे हैं। 7, ये सार्थक, आर्यन, अनामिका, और कौन आया है, मोहित, तन्मय, प्रियांशु, मुझे बताते जाना, ठीक है। 6, 7, प्रियांशु के बाद कौन है, लक्ष्य, पीयूष, सिद्धार्थ तरियाल, और कोई है, मैम अनुज पयाल। एक मिनट, अनुज पयाल, और मैम ऋतिक नेगी। एक मिनट की जरा मैं देखूं, अक्षत भी है, यस मैम। मैम ऋतिक नेगी। ऋतिक नेगी, और बताइए जिसका नाम नहीं लिया मैंने। मैम कुणाल। कुणाल। अब आपकी डेली अटेंडेंस लगेगी हर सब्जेक्ट में। अनुष्का। मैम सुहानी। सुहानी, मैम और अंशिका। मैम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हमने लिख लिया है, अनुष्का, सेमवाल, और कौन है, मैम अंकित नेगी। मैम अंशिका।
अंशिका, 16 बच्चे हुए हैं। सुन लो, सार्थक, आर्यन वर्मा, अनामिका, मोहित, तन्मय, प्रियांशु, लक्ष्य, पीयूष, सिद्धार्थ, ये क्या, अनुज पयाल, अक्षत, देन ऋतिक, कुणाल, सुहानी, अनुष्का सेमवाल, अंशिका चंद। और कोई है? मैम अंकित नेगी। अंकित नेगी। देन और कोई है? ठीक है, तो मतलब 17 बच्चे हैं आज की डेट में। अब डेली आपकी अटेंडेंस लगेगी। अब कल से मैं आपका अटेंडेंस रजिस्टर में लगाऊंगी, तो आपको डेली प्रेजेंट रहना है, ठीक है? तो आज जो भी है इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगी, और मैं क्लास गूगल क्लासरूम पे सब अपनी अटेंडेंस भी दे देंगे, और ये इस पे कमेंट भी कर देंगे, जो भी मैं आपको इसका लिंक भेजूंगी बाद में, ठीक है? और कॉपी में आप ये काम करेंगे। और जो मैंने आपको इको ब्रिक का कहा था वो आप लोगों ने बना लिया होगा, उसको भी आपको स्कूल में देना है। एंड कल एक आपको मैसेज भेजा गया था कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना? ये जो टॉपिक दिया गया था ना आपको, तो उस पर आप जो है ऐसे लिखेंगे, चाहे ऑनलाइन लिखें चाहे ऑफलाइन लिख के आपको स्कूल में सबमिट करना है। तो इतना आप लोग काम करेंगे। और एक और चीज है, वैसे मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल दूंगी, लेकिन जो भी आप में एससी है या फिर ओबीसी जो भी है, तो उसका सर्टिफिकेट जो है आपको मुझे सबमिट करना है, ठीक है? अ, आपके नाम का होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम का नहीं। तो आप अपने नाम का जो भी एससी का सर्टिफिकेट है वो आप मुझे सबमिट करेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो है वो भी एक बच्ची, उसको मैंने कल फोन मिलाया तो उसने उठाया नहीं था, मैं उसका क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, तो वो भी मैं मैसेज कर दूंगी। तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला भी मुझे सबमिट करिए। और एक बच्चा बीपीएल का भी ले रहा है, तो वो सब चीजें जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स आपकी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? मैम तो आप सबके? सबके नहीं, तो सभी थोड़ी ना है, जो एससी हैं या फिर जिनको बीपीएल का मिल रहा है, या जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है ना? तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे स्कूल में सबमिट करेंगे। नहीं तो फिर जो भी उनको फीस में कंसेशन मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा अगली बार से, फिर एरिया, फिर उसका और हम एरिया ले लेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको क्लास में बता दिया है, तो आप मुझे सबमिट करेंगे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके नाम का। मैम ओबीसी वाले भी जमा करेंगे ना? अगर आपने अपने स्कूल में लिखवाया हुआ है ओबीसी डॉक्यूमेंट में एडमिशन के टाइम में, तो वो भी सबमिट कर दीजिएगा। ओबीसी वाला भी करिए, आपके नाम का होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। फोटो फोटो